Hello, good morning, children. बेटा पावर कट हो गया मेरे यहाँ पे। हेलो चिल्ड्रन, बेटा पावर कट हो गया है मेरे यहाँ पे। पावर नहीं आ रहा है। अभी अभी कट हो गया है। जैसे ही पावर आएगा ना हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? वॉइस आ रही है मेरी? ओके। थोड़ी बहुत पावर, मौसम खराब है थोड़ा, शायद कुछ हो गया है। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, मैं आपके ग्रुप पे आपको मैसेज कर दूंगा क्लास के लिए। हेलो। हेलो बेटा, वॉइस आ रही है? हेलो बेटा, वॉइस आ रही है क्या? यस बेटा, सब लोग आ जाओ, पावर आ गया है। सब लोग आ जाओ क्लास में। एवरीवन जॉइन।
सब बच्चे आ गए? सब बच्चे आ गए? चलो बेटा, तो कल देखो, कल की क्लास में याद है मैंने किसकी बात की थी? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी बात की थी ना। तो आज हम उसको क्लियर करते हैं, उसको लिखते हैं। और कोई डाउट किसी को? कल जो टीच किया था उसमें किसी को कोई डाउट? कल जो टीच किया था वहां पे किसी को कोई परेशानी? ओके, चलो। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग पहला। ए सेक्सुअल। एक्चुअली बेटा वेदर काफी काफी खराब है ना, तो कभी पावर चला जाता है, कभी नेट चला जाता है। देखो बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल ऑलरेडी इसकी बात की थी, तो क्या लिखना है कि रिप्रोडक्शन इन विच गैमेटिक फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन एंड meiosis आर नॉट इन्वॉल्व। समझे क्या? रिप्रोडक्शन इन विच गैमेटिक फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन एंड meiosis आर नॉट इन्वॉल्व, उसको क्या कहेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी केवल सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। कौन नहीं होगा? ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट ओनली, इसमें यही तो होगा। ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल parent only. Offspring are produced by a single parent only, यही होगा, है ना? तो देखो बेटा, ना तो कोई गैमेटिक फ्यूजन होगा, ना कोई फर्टिलाइजेशन होगा, ना कोई म्योसिस होगा। म्योसिस समझते हो ना? क्रोमोसोम नंबर हाफ होना, समझते हो क्या? 2n से n होना, समझते हो क्या? क्लियर है बेटा? क्लियर? बहुत आ रहा है सभी को? अब देखो, अब मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बेटा क्या है कि रिप्रोडक्शन इन विच gametes are formed by meiosis and fertilization also take place to form progeny is called sexual reproduction.
क्या कह रहे हो बेटा? सर कैन यू रिपीट एसेक्सुअल? बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मैंने बताया ना, कि वहां पे केवल एक ही सिंगल पेरेंट होता है। जैसे कल भी मैंने सिखाया था, जैसे अमीबा है तो दो में डिवाइड कर जाएगा, तो वहां पे कोई गैमेट नहीं बनेगा, कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे क्या? सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सेक्सुअल में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेल्स। कल बताया था मैंने कि ये क्या करता है, इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, वन फ्रॉम मेल एंड another फ्रॉम फीमेल। कॉपी करो इसे। आज कोई बच्चा है जो नया आया है क्लास में? आज कोई बच्चा है जो नया आया है? न्यू एडमिशन है आज कोई? यस, कौन आया आज? अनुज शेंडे। ओके, यस्टरडे न्यू एडमिशन। ओके बेटा, पायल। तो बेटा जो भी बच्चे न्यू एडमिशन है ना, नए जो बच्चे हैं, वो लेक्चर देख लेना। स्टार्टिंग वाला रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, तो स्टार्टिंग वाला लेक्चर देख लेना एक दो। ठीक है? तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे हमें पढ़ना है। क्लियर? जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लेना और इसको कॉपी करो। ब्रेकफास्ट कर लिया सभी ने? खाना वाना खा लिया? आगे चलें? अब देखो बेटा, बेटा मैंने नहीं खाया अभी, मैं तो 1 o'clock को होगा, 1 o'clock को खाऊंगा मैं। सर यस्टरडे का लेक्चर नहीं है रिकॉर्ड में। बेटा होगा ना, रिकॉर्डेड होगा। नहीं मिलता है अगर रिकॉर्डेड, तो आप उसको उनको कॉल करिए, किरण सर को, प्रशांत सर को, जिनका नंबर है आपके पास। रिकॉर्डेड आया होगा, कल क्लास हुई थी ना हमारी।
अवेलेबल होगा बेटा, देखना मिल जाएगा। अब देखो ए सेक्सुअल के टाइप्स, ए सेक्सुअल के टाइप्स देखो। दो बेटा, ए सेक्सुअल के टाइप्स देखो। क्या है भाई ए सेक्सुअल के टाइप्स में? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे ए सेक्सुअल में, बाय ए सेक्सुअल स्पोर्स, यानी स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं स्पोर फॉर्मेशन, छोटी छोटी स्फेरिकल। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? जो एल्गी वगैरह होते हैं ना, एल्गी हो गया, फंगस हो गया, आप इसको फंगी बोलिए, आप इसको फंजाई बोलिए, जो मैंने बोल सकते हैं। फंगी फंजाई कोई दिक्कत नहीं है, आप फंगस भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है कि ए सेक्सुअल स्पोर कौन करता है, किस में देखने को मिलेगा? तो एल्गी और फंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, फिर देखो बाई बडिंग, बाई बडिंग, बडिंग समझते हो? बडिंग समझते हो क्या सर? इस तरीके से एक आउटग्रोथ होती है, यहाँ पे एक आउटग्रोथ हो जाती है सर, फिर फर्दर ये जाके डिटैच हो जाती है कि नहीं? तो सर हमें दो मिल जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। कहाँ देखने को मिलती है? ईस्ट में देखने को मिलेगी, हाइड्रा में देखने को मिलेगी। क्लियर है क्या? ईस्ट में, हाइड्रा में, यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर? और देखो नेक्स्ट, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा बाय फ्रेगमेंटेशन समझते हो क्या है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि सर इस तरीके से ना कोई एक बड़ा फिलामेंट होता है, इस तरीके से कोई बड़ा फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट जो है वो वाटर करंट के थ्रू या एनी हाउ, ये किस तरीके से ऐसे छोटा छोटा हो जाएगा, छोटे छोटे इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या? ऐसे पीसेस हो जाएंगे इसके, छोटे छोटे। इसीलिए तो नाम दिया फ्रेगमेंटेशन, इस फिलामेंट का फ्रेगमेंट्स में टूटना क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो कहाँ देखने को मिलेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है। तो फॉर एग्जाम्पल याद रखो, फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलता है, फिलामेंटस एल्गी में, फिलामेंटस एल्गी में देखने को मिलता है। क्लियर? और फंगस भी शो करते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन को, फंगस भी शो करते हैं। और सुनो, और बेटा प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट में भी देखने को मिलता है, प्रोटोनीमा मॉस प्लांट में भी देखने को मिलता है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट, प्रोटोनीमा ना एक फिलामेंटस स्टेज होती है इस तरीके से, एक बड़ी फिलामेंटस स्टेज होती है, ब्रायोफाइटा में देखने को मिलेगी। तो वहां पे ना, यहाँ इस फिलामेंटस स्टेज को प्रोटोनीमा कहते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से बर्ड अराइज होते हैं, जिसकी वजह से ये बर्ड जो है आगे डिटैच हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, और फिर फर्दर ये मॉस प्लांट जो है वो जर्मिनेट करेगा। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट। ठीक है, ए सेक्सुअल टाइप्स का जो क्वेश्चन है, ये जितने भी हम पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आता ही आता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ट्रू रीजनरेशन।
क्या हुआ बेटा सार्थक? अच्छा कॉपी करना है क्या? रुको, लो कॉपी कर लो सब लोग। दो बेटा। ट्रू रीजनरेशन, आपने ना अब तक रीजनरेशन वर्ड को सुना होगा आपने, रीजनरेशन वर्ड आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? सभी ने सुना होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा ट्रू रीजनरेशन और रीजनरेशन में। समझो दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। समझो कि ट्रू रीजनरेशन क्या होता है कि फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, एफ आर ए, फ्रेगमेंटेड, यस, एसेक्सुअल का ही टाइप है बेटा। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, रीजनरेट, एक सेकेंड, हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? बेटा मैं कह रहा हूँ, देखो ट्रू रीजनरेशन क्या है, और मैं पहले रीजनरेशन भी लिख देता हूँ जिससे दोनों में ही डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों को देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस इन विच only the lost part of the body is repaired. Regeneration is a process in which only the lost part of the body is repaired or regained. For example, starfish, lizard. समझे क्या? देखो क्या है बेटा यहाँ पे रीजनरेशन में और ट्रू रीजनरेशन। देखो बेटा, रीजनरेशन आज तक आपने ये पढ़ा है कि सर कोई एक बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल लिजार्ड, अगर उसका कोई पार्ट लॉस हो जाए, जैसे कि उसकी टेल होती है, टेल अगर खो जाती है, एनी हाउ वो डैमेज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसकी जगह नई टेल आ जाती है। होता है कि नहीं बताओ?
ये पढ़ा है कि नहीं? लिजार्ड का जो टेल होता है सर, वो टेल एनी हाउ अगर वो लॉस्ट हो गया तो उसकी जगह उसकी बॉडी में सर वो रिपेयर्ड हो जाएगा, रीगेन, यानी फिर से नया टेल आ जाएगा, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ये लिजार्ड और स्टारफिश में देखने को मिलता है। क्लियर? लेकिन अब बेटा जो ट्रू रीजनरेशन है, ट्रू रीजनरेशन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सुनो आप, कि यहाँ पे ना वो जो ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आपने इसके दो पीस कर दिए तो आपको नए तीन प्लेनेरिया मिलेंगे। समझे क्या डिफरेंस, समझ रहे हो? कि ये वो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है जिसका अगर बॉडी का कोई भी पार्ट लॉस हो जाए या फ्रेगमेंट हो जाए तो वो फ्रेगमेंट पार्ट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। क्लियर है क्या? रीजनरेशन में लिजार्ड में क्या था कि टेल अगर लॉस हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर टेल लॉस्ट हुई थी तो क्या आ रही थी, न्यू टेल आ रही थी कि नहीं? न्यू लिजार्ड तो नहीं आ रही थी ना, कि भाई जो टेल थी उस टेल में न्यू लिजार्ड बन रही थी क्या, ये बताओ? नहीं बन रही थी ना, उसकी बॉडी में नई टेल आ रही थी। दैट इज नोन एज रीजनरेशन। जैसे कि स्टार फिश में होता है, उसका कोई आम वगैरह कट जाता है तो उसकी जगह नया आम आ जाता है, ऐसा थोड़ी है कि नया स्टार फिश बन जाता है। समझे क्या? और ट्रू रीजनरेशन में क्या है कि सर अगर उसके तीन पार्ट हो गए तो तीन नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। समझे क्या? उस लॉस्ट पार्ट में क्या होगा, रीजनरेशन हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझे क्या? हेलो बेटा, वॉइस आ रही है क्या? हेलो? क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता चला? तो अब तक जो टेंथ में पढ़ा था वो अलग है, और यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन मिलेगा कि बताओ भाई ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल, तो आपको प्लेनेरिया लगाना है, लिजार्ड और स्टारफिश नहीं करना है। इज इट क्लियर? चलो इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। चलो बेटा आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कंप्लीट? अब सुनो बेटा, अब क्या है आगे प्रोसीजर। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था,
है ना, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। अभी एक और मैं बताता हूँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, जो रूट रूट स्टेम लीव्स होते हैं, इनमें बहुत वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। रूट स्टेम लीव्स, समझे क्या? रूट स्टेम लीव्स जो होते हैं। अरे बेटा, वॉइस आ रही है क्या मेरी? हेलो बेटा, वॉइस आ रही है क्या चिल्ड्रन? बेटा, रूट स्टेम लीव्स जो होते हैं, इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। क्लियर? तो हमारे ट्वेल्थ में चार चैप्टर हैं। ट्वेल्थ में हमारे रिप्रोडक्शन के ऊपर चार चैप्टर हैं, वहां पे हम फुल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? यहाँ पे ना इस टॉपिक से कभी कभी इनके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह याद रखना जरूरी है। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि सर क्या है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि क्या है। तो अब इसमें अगर मैं ये बात करूं कि भाई स्टेप्स क्या क्या होंगे, समझे क्या? कि पहले क्या फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से स्टेप चलेगा, ये हम लोग देख सकते हैं क्या, है ना? तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्या भाई? गैमेट फॉर्मेशन होगा, होगा क्या नहीं? दूसरा, गैमेट ट्रांसफर होगा। गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा। ठीक है? फिर गैमेट ट्रांसफर हो गया, फिर क्या होगा? गैमेटिक फ्यूजन, फ्यूजन होगा। फ्यूजन मतलब सर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जायगोट बनेगा। क्यों भाई? जायगोट बनेगा। नेक्स्ट, एम्ब्रियो जेनेसिस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। क्लियर? वॉइस आ रही है? क्लियर है क्या चिल्ड्रन? चलो, तो देखो, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए सर, फिर वो ट्रांसफर होगा, फिर उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं? तो एम्ब्रियो जेनेसिस। क्लियर? इसको कॉपी करो।
एवरीवन डन? चलो बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। क्या होता है भाई मेटाबॉलिज्म? बेटा हमने बात की थी कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? न्यू टॉपिक बेटा ये मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, लिविंग के कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे ना, फीचर्स की। तो रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। क्लियर है क्या? अब हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा मेटाबॉलिज्म क्या है? सबसे पहले द सम टोटल of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism। समझे क्या? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती हैं, देखो बेटा आपको भूख लगती है, प्यास लगती है कि नहीं? है ना? तो उसके लिए कोई ना कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? आप खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है कि नहीं? क्या हाथ में मैं रख लूं अगर खाना, तो क्या डाइजेस्ट हो सकता है? क्या क्या वो पॉसिबल है क्या? आउटसाइड द बॉडी अगर मैं रखता हूँ अपने हाथ पे खाना, तो क्या वो पॉसिबल है क्या कि वो सर डाइजेस्ट हो जाए? नहीं है ना पॉसिबल। तो बाहर क्या होगा सर? बाहर तो वो सड़ सकता है, बॉडी में तो कुछ जाएगा नहीं। समझे क्या? तो ये जो केमिकल रिएक्शन है कि हमने खाना खाया और फिर हमारा जो खाना है सर ये डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो गया पूरे ब्लड में, ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के सेल्स के पास पहुंच गया और हमने वहां से एनर्जी लिया, तो उसके लिए रिएक्शन चलेगा ना। तो ऐसे कितने लाखों करोड़ों रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं कि नहीं? जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, कितने सारे रिएक्शंस होते हैं उसके लिए, होते हैं कि नहीं? हमारा हार्ट बीट है, हार्ट बीट करता है, तो क्या बॉडी के अंदर करता है या बॉडी के बाहर करता है? बॉडी के अंदर करता है ना, सर्कुलेशन चलता है। तो उसके लिए भी तो रिएक्शंस होते हैं। इतने सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इतने सारे हॉर्मोन्स होते हैं, इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं। तो वो सारी रिएक्शंस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? भाई हम फूड खाते हैं तो उसमें सर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती? क्लियर? तो सब मेटाबॉलिज्म होगा। पीछे दीवार दिख रही है, क्या इसमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा क्या? ये बताओ, क्या इस दीवार में कोई मेटाबॉलिज्म होगा? इज इट पॉसिबल? नहीं ना। ये पानी की बोतल दिख रही है, क्या इसमें मेटाबॉलिज्म कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। आप जिस चेयर पे, जिस बेड पे, जिस पेन से, जिस लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं, क्या उसमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा क्या? क्या उसके अंदर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन? बोलो, हो रहा है क्या? तो इससे एक बात समझ में आई कि हमारी बॉडी के जो बाहर है, हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें वो सारी लिविंग है ना। बाहर जो रिएक्शन हो रही है वो तो लिविंग है ही नहीं। समझ में आई क्या बात? बाहर सब क्या है? नॉन लिविंग है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सर ये एक बात बताइए, तो फिर ये मेटाबॉलिज्म कौन शो करेगा? मेटाबॉलिज्म कौन शो करेगा? बेटा इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ
यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। exhibit metabolism। क्लियर है क्या? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक, वो सारे के सारे क्या हैं? मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। तो यहां से एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? मेरे ऊपर ये फैन चल रहा है, क्या ये फैन कोई मेटाबॉलिज्म शो करेगा क्या? बोलो, शो करेगा क्या? मैं इसको बाहर छत पर रखाता हूँ तो इसमें कुछ होगा क्या? कोई रिएक्शन चलेगी इसकी बॉडी के अंदर? बोलो। आप जिस चेयर पे, जिस बेड पे, जिस टेबल पे बैठे हैं, आप उसको ऊपर जाके धूप में रख दो, छत पे, रूफ पे रखा हो, जाओ, कुछ होगा क्या? कोई रिएक्शन चलेगा उसमें? या उसको बोलो आप, चलो लो भाई खाना खाओ, लो टेबल, बहुत दिन से बैठी हो, लो खाना खा लो, पॉसिबल है क्या कि वो उस खाने को डाइजेस्ट कर ले? बोलो। पॉसिबल नहीं है ना। तो इससे यानी कि ये चीज समझ में आ गई सर हमको कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको शो नहीं कर सकते। बोलो, कर सकते हैं क्या? इसीलिए तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है बेटा, मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। समझे क्या? मैं बताऊंगा अभी। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है मेरी बॉडी में चलेगा ना, चलेगा कि नहीं चलेगा? एक लिविंग की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो बेटा ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, ये एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दो रिएक्शंस होती हैं, है ना, इनकी हम आगे बात करेंगे भी। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ कि सर नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट shows metabolism। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म। क्लियर है क्या? नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज मेटाबॉलिज्म, है ना। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो नहीं कर सकता मेटाबॉलिज्म। इसीलिए क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, इसके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन दिस वे, इन दिस वे मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। बोलो, समझ में आया क्या? यानी कि कभी अगर लिविंग के लिए पूछे कि क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर है, हाँ भाई बिल्कुल है। समझे क्या? बिकॉज इट हैज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर केमिकल रिएक्शन है तो जरूरी है क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो? कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन है तो जरूरी है क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो? कि भाई क्या केवल केमिकल रिएक्शन से पता लगा सकते हैं कि भाई वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं ना। अगर केमिकल रिएक्शंस है कोई, तो जरूरी नहीं है ना कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। समझे कि नहीं समझे? है ना। लेकिन वहीं बेटा
टेस्ट ट्यूब जो होता है, आपने सुना होगा, आजकल टेस्ट ट्यूब का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है। सुना है कि नहीं सुना है टेस्ट ट्यूब वाला? है ना? तो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन है वो लिविंग है। टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें जो रिएक्शन है, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो लिविंग है। बट टेस्ट ट्यूब इज नॉन लिविंग। लेकिन टेस्ट ट्यूब खुद ही नॉन लिविंग है। समझे कि नहीं समझे? तो इस वे में मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ हो जाता है, कि ये यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब में जो आइसोलेटेड रिएक्शंस जो चल रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे कि हमारी बॉडी में हो रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो वो रिएक्शंस कैसे हो गए? लिविंग रिएक्शंस हो गए। इज इट क्लियर? तो उसको हम लिविंग थिंग नहीं कह सकते, बट लिविंग रिएक्शंस तो है ना, ये तो बिल्कुल सत्य है कि वो लिविंग रिएक्शंस है जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। समझे क्या? इज इट क्लियर? तो यानी कि सर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। है ना? हम उनको लिविंग थिंग्स नहीं कह सकते। लेकिन वो जो रिएक्शंस हैं वो लिविंग रिएक्शंस हैं, ये बिल्कुल पक्का है। क्योंकि वो बिल्कुल हमारे बॉडी के अंदर जैसे रिएक्शंस होती हैं बिल्कुल वो है। समझे क्या? तो लेबोरेटरी वगैरह में, टेस्ट ट्यूब वगैरह में चलती रहती हैं कि नहीं रिएक्शन? सेल फ्री मीडिया होती है ना बहुत सारी, होती हैं कि नहीं होती हैं? तो समझ में आया क्या कि आप केवल केमिकल रिएक्शंस हो तो आप नहीं कह सकते कि भाई वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं आगे, कि नाउ बेटा अब तो हमें हमारी बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता है ना, कि भाई पहले कुछ नहीं पता था लेकिन अब तो बहुत कुछ पता है हमें अपनी बॉडी के बारे में। पता है कि नहीं? नाउ वी हैव नोन, नाउ वी हैव नोन most of the chemical or metabolic reactions occurring in our body. So we can demonstrate, we can demonstrate many of them in a cell-free medium. In a cell-free medium or in a test tube in lab. क्लियर है क्या? Isolated metabolic reactions outside the body of an organism
performed in a test tube, ब्रैकेट में इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं बेटा उसको, is neither living nor non-living. Clear? But these isolated reactions cannot be regarded as these isolated reactions cannot be regarded as living things. Clear? But they are definitely living reactions because they are similar to the reactions performing in our body. क्लियर है क्या? जो बेटा मैंने अभी टीच किया था आपको, जो चीज समझाई थी वही लिखी है यहाँ पे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? कॉपी करो इसे सब लोग, कॉपी कर लो सब लोग। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बेटा, ये सब मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ये सब मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग पूरा जितना फुल डिटेल है मेटाबॉलिज्म के लिए कि सर क्या है क्या नहीं, उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें एक्सेप्शन नहीं है कहीं भी, है ना। इसीलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि वो केवल और केवल लिविंग में देखने को मिलेगी। तो जितने भी परसेप्शंस हो सकते हैं जहां से हम बात कर सकते हैं कि सर ऐसा है क्या, ये लिविंग होगा क्या, इसीलिए सारे के सारे टॉपिक्स की इसमें बात कर ले रहे हैं। क्लियर?
इसको नोट कर लो आप लोग। दो बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना। हियर वी शुड नॉट forget, here we should not forget, should not forget the fact, here we should not forget the fact दो बेटा। यहाँ पर हमने क्या बात की है? तो बेटा हमने ये देखा कि भाई मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमने ऊपर भी लिखी थी ये लाइन, अभी भी हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, हमने ऑलरेडी बात की कि सर ये वो चीज है जिसमें जितने टोटल रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में,
उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो किसी 2 4 5 रिएक्शन को हम लोग नहीं कह सकते, समझे कि नहीं समझे, कि उनका सम है। 2 4 5 का, किसी का 2 4 का सम नहीं है। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? हेलो, हेलो, आ रही है? तो बेटा मैंने कहा है यहाँ पे कि जो हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, उसकी बात हमने ये कही है कि जितने भी में रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में, उन सब के टोटल सम को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ना कि फ्यू और मोर लिविंग रिएक्शंस, कि कुछ लिविंग रिएक्शंस हो रही हैं या कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, उनको नहीं कहते हैं, टोटल को कहते हैं। समझे क्या? ये सेंटेंस समझे क्या? ये बताओ, क्या ये सेंटेंस समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वो किससे मिलके बनी है? हमारी जो बॉडी है, किससे मिलके बनी है? केमिकल से मिलके बनी है ना? क्या भाई, किससे मिलके बनी है? केमिकल से मिलके बनी है। क्या कह रहे हो बेटा? रिपीट सर। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कहा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कि टोटल रिएक्शन, हमारी बॉडी में जितनी भी टोटल रिएक्शंस होती हैं, उन सब के सम को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ना कि फ्यू और मोर, कि थोड़ी बहुत जो हो रही हैं उनको हम कह देंगे मेटाबॉलिज्म। समझे क्या? ये लाइन हमने लिखी है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या आ जाएगा? जितनी भी टोटल सम, जितनी भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में है। क्लियर? तो ये सेंटेंस मैंने इसीलिए लिखा है कि क्वेश्चन आएगा तो अगर उसमें लिखा हो कि इट इज द सम ऑफ फ्यू और मोर लिविंग रिएक्शंस, तो आप टिक कर देंगे कि यस इट इज मेटाबॉलिज्म। तो ऐसा नहीं, टोटल सम याद रखना है। समझे क्या? क्यों लिखी है मैंने ये लाइन? इसीलिए लिखी है। क्लियर? तो बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग या जो भी ऑर्गेनिज्म है, किसके बनाए हुए? केमिकल्स का बना है कि नहीं बना है? हमारी बॉडी जो बनी हुई है, किसकी बनी है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन सब की बनी है कि नहीं? बोलो, है ना? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मेड ऑफ स्मॉल और बिग केमिकल्स, किसकी बनी है? स्मॉल और बिग केमिकल्स की बनी है। इज इट क्लियर? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबकी बॉडी छोटे या बड़े केमिकल से मिलकर बनी हुई है। समझे कि नहीं समझे? और यही केमिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस करते हैं और कुछ अदर केमिकल्स बनाते हैं कि नहीं? तभी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। कि भाई, भाई हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज है, फैट है कि नहीं? तो अमीनो एसिड, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो बहुत सारी चीजें चलती है ना। तो ये रिएक्शन करते रहते हैं, प्रोडक्शन करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ खाना खाया, हमने प्रोटीन हमने खाया, जैसे पल्सेस वगैरह हैं, है ना? कहीं से हमने प्रोटीन लिया, एग खाया, तो उस प्रोटीन को हम डाइजेस्ट करेंगे ना अपनी बॉडी में, करेंगे कि नहीं? तो उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड। क्या है? फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड। इज इट क्लियर? और फिर उसी अमीनो एसिड को इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो देखो फिर से रिएक्शन चली कि नहीं चली? पहले तो हमने जो बाहर से लिया, उसको हमने क्या किया? ब्रेक डाउन कर लिया, और फिर उसी को हमने सिंथेसिस कर लिया, जोड़ लिया। समझे कि नहीं समझे? भाई लिपिड भी होता है, हमारी सेल जो होती है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है, तो लिपिड की, पॉलीसैकेराइड की, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो सेल ये सारी चीजें मैटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? किसी और केमिकल से कुछ और बनाएगा। अब आप कहेंगे सर नाइट्रोजन, है ना? सर नाइट्रोजन की जरूरत क्या है ये बताइए, है ना? हमें क्या जरूरत है नाइट्रोजन का, बताओ। जरूरत है क्या हमें नाइट्रोजन का?
जरूरत है क्या? हेलो बच्चों, भाग गए क्या क्लास में से? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, नाइट्रोजन की कुछ जरूरत है क्या बेटा? डिडंट आइडिया, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, डीएनए का नाम सुना है कि नहीं? डीएनए का नाम सुना होगा बेटा, वो खुद एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड है, समझे क्या? डीएनए आरएनए जो है हमारा, वो खुद एक नाइट्रोजीनस कंपाउंड है। जो अमीनो एसिड है, जो प्रोटीन है, वो खुद एक नाइट्रोजन का बना हुआ कंपाउंड है, समझे क्या? तो बिना नाइट्रोजन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो हमारी बॉडी को केमिकल रिएक्शंस करने हैं, तो उसको नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। डीएनए आरएनए किसका बना है? नाइट्रोजीनस कंपाउंड का बना है। अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, किसका बना है? नाइट्रोजीनस कंपाउंड का बना है, नाइट्रोजन का बना है। समझे कि नहीं समझे? इज इट क्लियर? हो गया आइडिया? आइडिया हो गया क्या एवरीवन? आइडिया लग गया क्या सभी को बच्चों? न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड। क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड क्या लिखा है ये? ठीक है, तो देखो बेटा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे सर, एक लाइन हम कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल प्लांट्स कॉमा एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि सर फंगी, माइक्रोब्स को आप ले लीजिए सर, समझ रहे हो? ये सब क्या एग्जिबिट करते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्लियर है क्या? जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, फंगस है, माइक्रोब्स हैं, वो सब क्या शो करेंगे? मेटाबॉलिज्म शो करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे बताओ, कोई परेशानी? जो मैंने अभी जितना पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ो, उसमें कोई डाउट है मुझसे पूछो, अब तक का मैंने जो भी पढ़ाया है। बोलो। हेलो बेटा, वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी? कैन यू हियर मी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन कैन यू हियर मी? यस बेटा। तो whatever we have teach, we have learned, do you have any doubt in any topic, in any line? कुछ भी आपको समझना हो, पूछना हो, या आपका खुद का कोई क्वेश्चन हो, खुद का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के अलावा कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, कुछ जानना हो नीट वगैरह के बारे में, या कुछ और किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, पढ़ने के बारे में पूछना हो, एनीथिंग, किसी बच्चे को। बोलो, किसी भी बच्चे को कोई। आरती, उत्कर्ष, अर्पिता, अनुज, पायल, विजय।
सर बुक्स के बारे में बताओ प्लीज। बेटा बुक्स के बारे में मैंने बताया है ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ फिर से। देखो, बुक्स आपको कौन सा लेना है। एक तो आपको एमटीजी फिंगर टिप लेना है, एमटीजी का एनसीईआरटी फिंगर टिप आएगा। 11 का ले लो, अभी 11 चल रहा है ना। एनसीईआरटी फिंगर टिप आएगा। ये एमसीक्यू वाली क्वेश्चन बुक आती है, जिसमें आपको एमसीक्यू वगैरह मिलेंगे बहुत सारे एनसीईआरटी लेवल पे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, नीट कैसा क्वेश्चन पूछता है, इन सब की आपको आइडिया इस बुक से लग जाएगा, है ना। तो हर एक चैप्टर का ये सॉल्व करना है। आपको एक बुक मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन देख लेना, सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, एमटीजी बुक लेना है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। एक आपको 32 ईयर्स का प्रीवियस 32 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको। ठीक है, चैप्टर वाइज आते हैं ये, हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज आएंगे ये। ठीक है, अरिहंत वगैरह का किसी का भी ले लेना, एमटीजी का जिसका भी लेना है, सब में मैटर एक ही है। तो 32 ईयर्स का आएगा, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होंगे चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर से कौन से ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया। समझे कि नहीं समझे। तो एक ये लेना है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए, ये मैं बायोलॉजी के केस में बता रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट के केस में ले सकते हैं, कि जिससे ये आइडिया रहेगा कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसा आ रहा है ये तो पता चले, कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो उसमें से आ रहा है, और हमें कैसा तैयार करना है, क्या वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। इज इट क्लियर। और बेटा अगर आपको थियोरेटिकल कोई बुक चाहिए थ्योरी के लिए, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर हमें थ्योरी के लिए बुक चाहिए पढ़ने के लिए, काफी हेल्पफुल होती है, तो आप इसमें ट्रूमेंस पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ट्रूमेंस पब्लिकेशन काफी मोटी बुक आएगी ये थ्योरी में। ट्रूमेंस पब्लिकेशन एलिमेंट्री भी बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री के नाम से। बायो की थ्योरी के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, 11 12 के दोनों पार्ट आते हैं, ये लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। बाकी जो प्रैक्टिस है मैं आपको खुद ही मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। जैसे ही जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे ना, मैं खुद ही आपको क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी प्रैक्टिस में धीरे धीरे करवाऊंगा आपको। क्लियर। बस ये 3 बुक हैं जो आपको अपने पास पर्सनली रखने हैं। क्लियर बेटा। और एकेडमी से कौन से बुक मिलते हैं बेटा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपको एकेडमी से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप वो पता कर सकते हैं। क्लियर। आप देख सकते हैं क्या इनमें से कोई बुक आपको मिल रही है क्या या नहीं मिल रही है, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। ठीक है। क्लियर। ओके, तो बेटा फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मेटाबॉलिज्म को आगे पढ़ेंगे। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।